अगर आपके घुटनों में कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, घुटनों का आर्थराइटिस है, घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम है, तो उसपे हमें गर्म टकोर करनी चाहिए, ठंडी टकोर करनी चाहिए। आप मुझे कुछ क्वेश्चन रिसीव हुए थे जो कि आपने कमेंट्स में किए थे कि घुटनों की ग्रीस कम हो तो क्या ठंडी टकोर करनी चाहिए या गर्म टकोर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसी का ही आपको आंसर करूंगा और एविडेंस दिखाऊंगा कि किस कंडीशन में या किस हालत में हमें अपने घुटने के ऊपर गर्म टकोर करनी चाहिए और उससे हमें फ़ायदा होगा, और कौन सी ऐसी हालत है जिसके अंदर हमें ठंडी टकोर करनी चाहिए तो हमें फ़ायदा होगा। अगर हम गर्म टकोर उस हालत के अंदर करेंगे तो उल्टा उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। हमेशा ऐसे नहीं होता कि जब भी घुटने में दर्द है या घुटने में ग्रीस कम है, कोई भी सिचुएशन है, सोजिश है, तो हम गर्म टकोर करें, क्योंकि हमारी 90% आवाम गर्म टकोर करती है और ठंडी टकोर का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ठंडी टकोर के बारे में हम सोचते नहीं है। मैं आपको यही सब कुछ ही बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। घुटनों के अंदर ग्रीस का कम होना बेसिकली हमारे घुटनों के अंदर कार्टिलेज के डैमेज को कहते हैं, और कार्टिलेज ऐसी स्ट्रक्चर होती है, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये जो आपको, ये तो हड्डी है ऊपर वाली, ये नीचे वाली हड्डी है, ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है इसे हम कार्टिलेज कहते हैं, इसे हम ग्रीस कहते हैं। लोग समझते हैं कि इसके बीच में जो पानी होता है वो ग्रीस होती है। असल मसला तब स्टार्ट होता है जब हमारी ये कार्टिलेज जो है वो वेयर एंड टेयर होना स्टार्ट हो जाए, उम्र के साथ साथ खराब होना शुरू हो जाए, इसे वेयर एंड टेयर कहते हैं। और ये आपके अपने आप पर डिपेंड करता है या हर बंदे की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उनका जो कार्टिलेज है वो कितना लॉस होगा, कितना डैमेज होगा। कुछ लोगों का ये कंप्लीट लॉस हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि ये बिल्कुल जीरो हो जाता है। बट इस तरह जैसे ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, अब यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, तो जब आप अपने घुटने को हिलाएंगे या मूवमेंट करेंगे तो ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ रगड़ेगी, और रगड़ आने की वजह से ये जो आप नोकदार देख रहे हैं यहाँ पे, हड्डी के हिस्से नोकदार हो गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो नोकदार हो गए इसे हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। अगर हम घुटनों की ग्रीस का एक्सरे देखें तो एक्सरे के अंदर भी आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ हड्डी बिल्कुल प्लेन है, साफ सुथरी है, सीधी है, लेकिन यहाँ घुटने के पास आके ये नुकीली होगी, ये नोकदार होगी, और इसकी वजह ये होती है कि घुटनों के बीच में से रबड़ खराब हो जाती है, कार्टिलेज खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम अपने घुटने को हिलाते हैं तो हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ते हैं। तो बीच में रबड़ ना होने की वजह से जब ये रगड़ते हैं तो ये टूट जाती हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सिरे बन जाते हैं हड्डी के, और वो नोकदार सिरे, इन्हें ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। और ये जो रगड़ आ रही होती है ना, इसी की ही मोस्टली हमें घुटनों में से आवाजें आती हैं, क्योंकि जब ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ रगड़ रही होती है ना, तो इसी रगड़ की हमें टक टक की आवाज आती है और हमें लगता है हमारे घुटनों में से आवाजें आ रही हैं, वो हमारी हड्डी रगड़ रही होती है। एक चीज ये में जो आप शुरू में कहा ना गर्म टकोर कब करनी है, ठंडी टकोर कब करनी है, इसके साथ लिंक है ये बात, इसको गौर से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद आप हमेशा सही से टकोर किया करेंगे और आपको उसका फायदा भी होगा। जब हम अपने घुटने को मूव करते हैं, ऐसे घुटने को जिसमें घुटनों की कार्टिलेज या घुटनों की ग्रीस कम है या नहीं है, तो उससे ये होता है कि हमारी हड्डियां रगड़ की वजह से नोकदार हो जाती हैं। रगड़ की वजह से नोकदार होने का मतलब ये है कि जब, मेरी बात सुने, अब फर्ज करें कि ये मेरी हड्डी है, ये मेरी हड्डी है, यहाँ पे मैं जोर से इसको रगड़ दूं, ये कड़कड़ की आवाज आए और ये रगड़ते रहे, तो एट द एंड यहाँ पे ना छोटे छोटे जख्म हो जाएंगे रगड़ की वजह से। क्योंकि अगर ग्रीस हो या अगर कार्टिलेज हो तो फिर हमें यहाँ पे किसी भी किस्म की रगड़ नहीं आ सकती, लेकिन अगर ग्रीस ना हो तो फिर क्या होगा, जब रगड़ आएगी इंजरी होगी तो क्या होगा, जब भी कभी भी हमें कहीं किसी पॉइंट के ऊपर कोई इंजरी हो रही है, यानी यहाँ पे मुझे कट लग जाए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे खून आएगा, खून जमेगा, खरींड बनेगा, पकेगा, ठीक हो जाएगा। एक चीज। दूसरा, अगर मुझे यहाँ पे जोर से स्टिक के साथ वो चोट लग जाए तो क्या होगा, फिर यहाँ पे सोजिश भी हो जाएगी। यानी जब कभी हमें कहीं पे इंजरी होती है, जब कभी हमें कहीं पे चोट लगती है, तो वहां पे पहले क्या होता है, वहां पे सोजिश होती है। अब ये जो सोजिश होती है ना, ये हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है। इन्फ्लेमेशन हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है, हमें बीमारियों से बचाता है। क्योंकि जब कभी, अब इस तस्वीर की अगर आपको समझ आ गई ना, आप अपने घुटने के काफी सारे मसाइल को हल कर लेंगे। ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, जो लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो समझ सकते हैं कि हम पैथोलॉजी, रॉबिन पैथोलॉजी का सेल इंजरी वाला चैप्टर जो डिस्कस करें, लेकिन अब आम अल्फाज में, आम जुबान में बात करेंगे।
अब देखें, ये जो आपको ये तस्वीर नजर आ रही है ना, ये मेरी जिल्द है और ये सही जिल्द है। इस जिल्द के ऊपर ये मुझे लगा यहाँ से जोर से कोई चोट लग गई है, कोई सुई वगैरह चुभ गई है, पिन वगैरह चुभ गई है, ठीक है। ये मेरी जिल्द के ऊपर, चलें घुटने की जिल्द के ऊपर चुभ गई है, ठीक है। इससे सबसे पहले ये होगा कि आपका जब आपको ये कोई चीज कोई चोट वगैरह लगी ना, तो ये जो नीचे है ना, ये हमारे मेरे जिस्म की आर्मी पड़ी हुई है, ये फौज पड़ी हुई है। इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे भी चोट लगी है, तो ये फौरन से पहुंचेंगे, वहां पे पहुंचो भी कोई ना कोई अपना जो है ना सिस्टम स्टार्ट करो कि यहाँ पे इंजरी हो गई है, ठीक है। ये यहाँ से आर्मी यहाँ पे अंदर एंटर हो गई, और एंटर होने के बाद जब ये सुई के साथ ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे जरासीम है जो बाहर से हमारे जिस्म के अंदर आए हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट का मतलब होता है खरींद, ठीक है, ये जो जमा हुआ खरींद होता है। अच्छा, तो वो खरींद तो पका देगा जिल्द को ऊपर, लेकिन इसके जरिए जो जिस्म में जरासीम आए हुए होंगे, तो ये जो नीचे से हमारी फौज है, ये पकड़ के ना इनको खा जाएगी और खत्म। ये प्रोसेस होता है नॉर्मल। तो जब कभी हमें चोट लगती है ना, तो यहाँ पे जिल्द देख रहे हैं, यहाँ पे जिल्द थोड़ी सी है, यहाँ से ऊंची हो गई है, यहाँ से और ऊंची हो गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। ये जो ऊंची हो गई है ना, ये इन्फ्लेमेशन हो गई है, सोजिश हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यही सोजिश आपने मोस्टली देखी है ना, घुटने के अंदर होती है। अब घुटने के अंदर ऐसा क्या हो जाता है यार, ना तो हमें कोई सुई लगती है, ना कोई पेन, ना कोई चोट, ना कुछ। तो ऐसा क्या हुआ कि ये सूज गया और ये दूसरे वाला जो वो नॉर्मल है, ठीक है। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे घुटनों के बीच में रबड़ तो है नहीं, या रबड़ हमारी कम है, या ग्रीस कम है। और हम उठ के जब वॉक करते हैं, जब चलते हैं, तो जब ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसके अंदर हमारी ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ रगड़ती है, बीच में रबड़ है नहीं, ग्रीस है नहीं, तो वो रगड़ की वजह से क्या होता है, वहां पे छोटी छोटी सी इंजरीज होती हैं, छोटी छोटी से वहां पे जख्म बन जाते हैं, हमारी जो टक टक की आवाजें आ रही थी। ये जो जख्म बनते हैं, ये जो छोटी छोटी इंजरियां होती हैं, इसकी वजह से हमारे घुटनों में स्वेलिंग का प्रोसेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो जाता है। हमारे जिस्म को लगता है कि यहाँ पे ना कोई बार बार चोट लग रही है, हमारी फौज को यहाँ पे पहुंचना चाहिए और जाकर यहाँ पे सफाई करनी चाहिए। जब ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं, पता चलता है कि ये तो हमारे जिस्म की अपनी ही ग्रीस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम अपने जो इसको रिपेयर ही नहीं कर सकते। तो इससे नुकसान ये होता है कि जो यहाँ पे फौज आई होती है ना, अगर ये आ जाए ना कुछ दिनों के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिनों के लिए, इसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर ये खड़ी रहे और क्रॉनिक हो जाए और लंबा अरसा इसके ऊपर गुजर जाए, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे गले पड़ जाती है। तो फिर इसको हल करने के लिए जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं ना, तो वो आपको कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिनको कहते हैं एनसेड्स। एनसेड्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजिश को खत्म करने वाली दवाइयां या दर्द को खत्म करने वाली दवाइयां। तो अब ये तो हो गया कि एक नॉर्मल रूटीन में हमारा घुटना क्यों सूजता है, हमें कौन सी दवाइयां मिलती हैं, और सारी रीजंस वगैरह समझ आ गई। अब सवाल आता है कि मेरा घुटना सूजा हुआ है, मुझे यहाँ पे ठंडी टकोर करनी चाहिए, मुझे गर्म टकोर करनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बेसिक समझ आ गई है ना कि मेरा घुटना क्यों सूजता है। पहले तो ना आपने अपने घुटने को सूजने ही नहीं देना, अपने जिस्म की फौज को ये बताना है कि हमारे जो घुटनों के बीच में जो हमारे टक टक की आवाजें आ रही हैं ना, ये हमारी बेसिकली बाहर से कोई इंजरी नहीं है। उसका तरीका ये होगा कि आपने अपने घुटनों को रेस्ट देना है, खामखा में इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज और खामखा में ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करनी जिसमें आपका घुटना हिल रहा हो बार बार। ये मैं ऑलरेडी घुटनों की वर्जिशों वाली जो वीडियो उसमें बता चुका हूँ कि कौन सी वर्जिशें करनी है, सो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो ऐसी मूवमेंट्स नहीं करनी जिससे आपके घुटने में इंजरी हो। अगर इंजरी होगी तो जिस्म की फौज जो है ना वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। जिस्म की फौज मतलब इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मतलब कुव्वत मुदाफ़ियत। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जिस्म में फौज वगैरह इस तरह का कुछ नहीं होता है, ये इम्यून सिस्टम होता है या कि इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अच्छा, सो अव्वल तो आपने जो जड़ है ना सोजिश की, वो इस यहाँ पे होने नहीं देनी, एक चीज। अब नंबर 2, जब कभी हमें यहाँ पे जब जिस जोड़ों के अंदर जब भी चोट लगती है, टक टक की आवाजें आती हैं, तो हमारी जो खून की रगें ना ये फूल जाती हैं कि यहाँ पे खून पहुंचाओ, यहाँ पे आर्मी पहुंचाओ, यहाँ पे इम्यून सिस्टम पहुंचाओ। हमने कुछ ऐसा करना है कि थोड़ी सी देर के लिए ना खून की रवानी रुक जाए, यानी इस तरह से नहीं कि बंद हो जाए, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए और फिर बाद में एकदम से ओपन हो। और इससे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लिवेस हंटिंग रिएक्शन। ये देखें, इसको समझें अभी ना। अच्छा,
ये आप वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ये वेजो डायलेशन है, इन आम अल्फाज में समझे। मैं आपको बताने लगा हूँ अब ठंडी टकोर के इफेक्ट। जब ठंडी टकोर लगती है तो क्या होता है? तो जब ठंडी टकोर लगाते हैं हम, तो सबसे पहले तो रहता है सब कुछ नॉर्मल। जैसे आपने ठंडी टकोर अप्लाई कर दी तो सबसे पहले हो जाएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि खून की रगें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी थोड़ी सी देर के लिए। जैसे ही आप लगाएंगे ना, कोई 2 मिनट के लिए कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। इससे क्या होगा? सोजिश बढ़ेगी या कम होगी? बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खून की रवानी थोड़ी सी कम हो गई। जैसे 2 से 3 मिनट गुजरेंगे, फिर इसमें होगा हंटिंग रिएक्शन। हंटिंग रिएक्शन में यकदम से ये ओपन होगा। जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे होगी वेजोडाइलेशन, सारी की सारी खून की रगें ऐसे खुल जाएंगी। जब ये खुल जाएंगी तो इससे आपका हंटिंग रिएक्शन होगा, यानी वहां पे जो उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे सोजिश हुई हुई है, तो यहाँ पे जो खून इकट्ठा हुआ है, या आर्मी या इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ से रश आउट होंगे, यहाँ से निकलेंगे, वेनस रिटर्न यहाँ पे इंप्रूव होगी। सो ये होगा जब आप यहाँ पे ठंडी टकोर को अप्लाई करेंगे। सो अब सवाल आता है कि हमने ठंडी टकोर कब कब अप्लाई करनी है। सो पहली बात, जब कभी घुटने के अंदर सोजिश होगी आपने ठंडी टकोर अप्लाई करनी है। अब ठंडी टकोर कैसे अप्लाई करनी है? ठंडी टकोर अप्लाई करने का मकसद ये नहीं है कि बर्फ लेके आपने घुटने पे लगा देनी है। उसका तरीका ये है कि आपने मार्केट से ना इस तरह का कोल्ड पैक ले लेना है। ये हॉट पैक भी है, कोल्ड पैक भी। इसे अगर आप ओवन में रखेंगे तो गर्म हो जाएगा और फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। इस तरह का लेना है। ये जो शॉपर वाले होते हैं ये मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। और ये जो बॉटल्स वाले होते हैं ये तो कूलर के अंदर यूज होते हैं, जो कूलर फैन होते हैं। सो ये बेस्ट है, ये आम है, सस्ते हैं और इजीली मिल भी जाते हैं। तो आपने इस तरह का कोल्ड पैक ले लेना है, फ्रिज में रखें, फिर निकालें, अपने घुटने पे लपेट दें और इस तरह से आपने ठंडी टकोर करनी है। अब कब कब करनी है? पहली बात, जब कभी हमें सोजिश होगी तब हमने ठंडी टकोर अप्लाई करनी है 10 से 12 मिनट के लिए, और हर 2 से 3 घंटे के बाद 3-4 दिन तक लाजमी अप्लाई करनी है। ठीक है। नंबर 2, गरम टकोर कब अप्लाई करनी है? गरम टकोर हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे घुटने में सोजिश नहीं है, लेकिन मेरे घुटने के अंदर अकड़ाव है। घुटने में अकड़ाव होगा तो आपने गरम टकोर अप्लाई करनी है। घुटने में अगर सोजिश होगी तो आपने ठंडी टकोर अप्लाई करनी है। नंबर 2, एक चीज होती है जिसे कहते हैं एक्यूट, और एक चीज होती है जिसे कहते हैं क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि मैं अभी बैठा हूं ना, मुझे अभी अभी कोई चोट लगी, ये मेरी एक्यूट पेन है। ठीक है। और ये अगले 7 से 10 दिन 12 दिन ये एक्यूट पेन रहेगी, ये नई नई पेन रहेगी। जब कभी आपको एक्यूट मसला हो, नया मसला हो, तो आपने क्या अप्लाई करना है? ठंडी टकोर अप्लाई करनी है। जब कभी आपको बहुत पुराना मसला हो, यानी महीने हो गए हैं, 6 महीने, 2 साल, तो आपने गरम टकोर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि मेरे घुटनों का मसला तो 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो मुझे तो फिर यहाँ पे गरम टकोर ही करते रहना चाहिए। देखें, अब फर्ज करें कि मेरे घुटने में दर्द है पिछले 2 साल से, ठीक है, लेकिन आज सुबह पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब मैंने सोफा खींचा है या जब मैं सोफे से उठने लगा हूँ या बेड से उठने लगा हूँ, तब से मेरे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है। जब वॉशरूम जाके बैठा हूँ, जब खड़ा हुआ हूँ ना, तब से बहुत ज्यादा दर्द है। अभी अभी आपको दर्द हुआ है ना, यानी आज सुबह हुआ या आज से 3 दिन पहले हुआ है, 4 दिन पहले हुआ, ये जो बढ़ गया दर्द, इसका मतलब ये है कि आपको मूवमेंट के दौरान में आपको घुटना वगैरह हिलाते हुए कोई नई इंजरी हुई है, नई चोट लगी आपके घुटने के अंदर। ये हमने मान लिया कि घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम आपका 12 साल 10 साल 2 साल पुराना है, लेकिन ये जो सुबह आपको चोट लगी ना, तो ये छोटी सी जो नोक नई बनी है, ये कोई नया झटका लगा है। ये जो नया झटका लगा है, इसका मतलब आपकी दर्द एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं है। सो इसलिए आपको यहाँ पे अब ठंडी टकोर करनी चाहिए। सो जब कभी हमारा एक्यूट प्रॉब्लम होगा, नया प्रॉब्लम होगा, पहले 7 से 10 12 दिनों का है, ठंडी टकोर अप्लाई करनी है। पुराना है तो गर्म टकोर अप्लाई करनी है। पट्ठों में या फिर आपके जो घुटने के अंदर अकड़ाव है तो आपने गर्म टकोर अप्लाई करनी है। सोजिश है तो आपने ठंडी टकोर अप्लाई करनी है। सो ये सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे सवाल आ जाएगा कि अगर हम सोजिश में गर्म टकोर अप्लाई कर दें तो क्या होगा? गरम टकोर का काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ठंडी टकोर का ये जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था कि कैसे पहले रगें इकट्ठी होगी, फिर खुलेंगी, फिर उसके बाद आपका वहां से वेनस रिटर्न होगा। तो जो होती है ना हमारी गरम टकोर, जब हम वो अप्लाई करते हैं ना, तो हमारी खून की रगें सिकुड़ती नहीं है, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती।
जिसकी वजह से कंटिन्यूसली खून आता रहता है और इसे कहते हैं वेजोडाइलेशन। जब वो कंटिन्यूसली खून की रगें फूली रहती है ना, तो उल्टा इन्फ्लेमेशन कम होने के बजाय बढ़ जाती है। थोड़ी सी देर के लिए हमें सुकून होता है जब हम गर्म टकोर अप्लाई करते हैं, क्योंकि खून की रवानी जो आ रही होती है, इम्यून सिस्टम जो आ रहा होता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वहाँ आके घर बना के बैठ जाए, यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो क्या होता है, तब प्रॉब्लम हमारे गले पड़ जाती है और फिर वो इन्फ्लेमेशन कम ही नहीं होती। सो जब अगर आप इन्फ्लेमेशन में, सोजिश में गर्म टकोर अप्लाई करेंगे तो कंटिन्यूसली वेजोडाइलेशन रहेगी। और अगर आप अकड़ाव के अंदर ठंडी टकोर अप्लाई करेंगे तो ये जो लिविसंडी रिएक्शन है, ये उल्टा अकड़ाव को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। सो आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है कि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम पुराना है तो मैं गर्म टकोर करूं, और अगर नया है तो मैं ठंडी टकोर करूं। सोजिश है तो मैंने ठंडी टकोर करनी है, अकड़ाव है तो मैंने गर्म टकोर करनी है। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारी किस्म के आपको हॉट पैक मार्केट से मिल जाएंगे। कुछ होते हैं जो कि आप ओवन में रख सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी दिखा रहा था, ये सस्ते से मिल जाते हैं। और कुछ होते हैं, और इनको आप ठंडे टकोर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी चीज़ आपने ये देखनी है कि इनकी जो सिलाई है वो ठीक होनी चाहिए, कपड़ा ठीक होना चाहिए, और इसको डायरेक्टली जिस्म पे आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे कोई कपड़ा वगैरह लगाएं। और अगर आप वो शॉपर वाले यूज़ करें, फिर नीचे कपड़ा, तौलिया वगैरह ज़रूर लगाना है, कि ये ना हो कि आपका वो जो जिल्द है वो जल जाए। तो दूसरा ये है कि ये इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर से, और लेकिन ये सिर्फ गर्म टकोर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और आसान है। स्विच लगाया, घुटने पे लपेटा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको ठंडी टकोर के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ये जो है ठंडी और गर्म दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। आई होप सो कि आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि घुटनों की अगर ग्रीस कम हो तो हमें ठंडी टकोर कब करनी चाहिए, गर्म टकोर कब करनी चाहिए। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तफसील से पूछेंगे तो और ज़्यादा इजी होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। इसके अलावा अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को शेयर कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट्स करें। अगर चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।